काम किया है। तो अभी तक मैंने करीब कुछ नहीं तो 500 करोड़ रुपया शासन के लिए राजकोष में जमा करवाए हैं। ये पैसे कि ऐसा हुआ है पूरे कार्यकाल के दौरान कि किसी व्यक्ति ने आके चुपके से कहा हो कि साहब मुझे ये गाड़ी दिलवा दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, कई बार लोग आते हैं कि जिन कबाड़ के भाव में यदि लग्जरी गाड़ियां मिल जाएं तो कौन नहीं लेना चाहेगा। और जहां आज हम बात करने जा रहे हैं वहां आपको मिलेंगी सरकारी तरीके से लग्जरी गाड़ियां बेहद कम दामों में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आज आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो आप सुनकर और जिस जानकारी को आप जानकर आप भी कम दामों में लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं। अब कैसे खरीद सकते हैं आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस अपनी कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियां जब्त कर लेती है जिनकी नीलामी होती है, लेकिन ये नीलामी कैसे होती है ये किसी को जानकारी नहीं होती है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इसी मामले के एक्सपर्ट प्रधान आरक्षक आशीष श्रीवास जी। नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये जो भी गाड़ियां होती हैं किस प्रोसेस के दौरान यहाँ थाने में आती हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ढेर गाड़ियों के लगे हुए हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, ये कैसे यहाँ पे आती हैं? जैसा कि भारतीय दंड संहिता में धाराओं में प्रावधान है, कोई भी केस अगर जिस धाराओं में दर्ज होता है उन धाराओं में ये वाहन आते हैं, उन धाराओं में ये वाहन जब्त होते हैं। और जैसे कोई चोरी का मैटर है तो चोरी में आता है, कोई लूट का है तो लूट का है, डकैती का है तो डकैती का है, 420 का मामला है तो 420 में आता है। गोवंश अधिनियम में वाहन है तो गोवंश अधिनियम में जब्त होता है, आबकारी एक्ट में है तो आबकारी एक्ट में जब्त होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी धाराएं हैं उन धाराओं में ये वाहन जब्त होते हैं। और एक श्रेणी और होती है लावारिस वाहन, जिन पर थानों एक तो श्रेणी होती है हमारी जिनमें अपराध दर्ज होते हैं और एक श्रेणी होती है जो थाने पे अपराध दर्ज नहीं होते या लावारिस रखे रहते हैं, तो उनको 25 पुलिस एक्ट के तहत इन वाहनों का हम निकाल करते हैं। और प्रत्येक वाहनों के लिए अथॉरिटी अलग अलग है। सक्षम प्राधिकारी हैं, कानून में विधि सम्मत कार्रवाई के दौरान ये सब बताए गए हैं कि कौन कहाँ होगा। सीआरपीसी में प्रावधान है धारा 451 से लेकर 459 तक जी वाहनों के निराकरण के बारे में बताया गया। तो अपराधों में जो वाहन जब्त होते हैं वो निराकरण माननीय न्यायालयों के द्वारा होते हैं। अभी वर्तमान में 1 जुलाई से जैसे हमारे यहाँ VNS लागू हो गया था तो ये धाराएं खिसक के अब 457 से 502 तक पहुँच गई। तो वहाँ प्रावधान बताए गए हैं कि निराकरण कैसे होता है। कई मामलों में तो माननीय हाई कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए हैं तो पूरे भारतवर्ष में वो लागू हैं। जैसे सुंदरलाल अंबाजी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वर्ष 2002, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, तो पूरे भारत पर बाध्यकारी है वो। और ख़ास करके वाहनों के निराकरण के बारे में माननीय न्यायालय ने वाहन अगर अधिक समय तक रखा रहता है 30 दिन से ऊपर तो उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया है। एक केस और है जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक केस और है श्रीमती बसावा धामन गोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो ऐसे इन केसों में जो पूरे भारतवर्ष के लिए नज़ीर हैं और उन्हीं के आधार पर काम होते हैं। विधिवत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के पालन के आधार पर ही वाहनों के निराकरण होते हैं। अच्छा, अगर कोई वाहन मालिक ये गाड़ी फिर से वही लेना चाहे तो इसकी कोई प्रक्रिया है? अगर वो वाहन हमारा मूल उद्देश्य ये रहता है कि थाने पे वाहन का निकाल हो, तो वाहन का निकाल जैसे वाहन सुपुर्दनामे पे न्यायालय के द्वारा हो जाए तो हम वाहन दे देते हैं। वाहन का अधिकृत व्यक्ति आ जाए, उसके पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज हैं तो उसको वाहन दे दिया जाता है, या वाहन विक्रय किया जाएगा या वाहन राजसात होगा। तो जहाँ जैसी प्रोसेस होती है उसी आधार पर उस वाहन का निकाल होता है। अच्छा, तो थाने में जितनी भी गाड़ियाँ रखी हैं इनमें से किन वाहनों की नीलामी होती है और किन की नहीं होती है? खास करके जो अधिकतर मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जब तक माननीय न्यायालय द्वारा, चूँकि संपत्ति जब्त करने के बाद चालान उपरांत माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश हो जाता है और माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश होने के उपरांत उस संपत्ति पर न्यायालय का अधिकार हो जाता है। जब तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता तब तक उस पर वो रखा रहता है। और बहुत सारे प्रोसेस तो सब जगह है, वो फॉलो करना पड़ती है सारी, जहाँ जहाँ विधिक प्रावधान दिए गए हैं। तो प्राय हर मामले में निकाल होते हैं, पर
करने से ही होता है, तो करेंगे तो ही होता है वाहन। अच्छा, तो इस पूरी नीलामी की प्रक्रिया में जो प्रचार है, मतलब लोगों को, आम लोगों को कैसे ये पता चलता है कि यहाँ नीलामी होगी इन गाड़ियों की, या फिर आम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, केवल कुछ विशेष लोग ही इसमें बैठ सकते हैं? नहीं, हर व्यक्ति इसमें आम, जब भी वाहनों की नीलामी संबंधी होती है तो पुलिस विभाग केवल उस प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। अच्छा। एक विभाग नीलामी नहीं करता, जिसमें हमारा करीब 4 या 5 विभागों का आपस में कोलैबोरेशन होता है। जैसे जनसंपर्क विभाग से हम सूचना प्रकाशन कराते हैं, आरटीओ विभाग से इन विभागों, जिला परिवहन अधिकारी या कार्यालय से, उनसे हम जानकारी बुलवाते हैं। समाचार पत्रों में हम इश्तेहार देते हैं। अच्छा। इश्तेहार देने के बाद इनकी विधिवत उद्घोषणा होती है। इन वाहनों को, जैसे 25 पुलिस एक्ट लावारिश वाहन रहते हैं, तो इनका सक्षम प्राधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए बताया गया है जी। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट में कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, ये इनका वाहनों का अंतिम निराकरण अधिकारी हैं, तो अंतिम निराकरण उनके द्वारा होता है इसमें। तो उनके द्वारा विधिवत उद्घोषणा होती है। विधिवत उद्घोषणा के बाद आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में निकाली जाती है कि इस तारीख को, इस दिनांक को, इतने बजे इतने वाहनों की नीलामी इस स्थान पर की जाएगी। तो आम जनसाधारण के लिए वो इश्तेहार और सूचना प्रकाशित कराई जाती है राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर। तो उन्हीं सबको वो सूचनाएं, आजकल तो डिजिटल बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, सारी चीज़ों में हम लोग उनको बता के, और फिर जैसे होती है तो लोग बाग उस सब चीज़ों का उनको पता पड़ता है तो सब आते हैं। जो जिन लोगों की इच्छा रहती है या जो लोग इनका क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, या जिस व्यक्ति को जिस वाहन की आवश्यकता रहती है, तो फिर उन वाहनों को वो लेने आते हैं। अच्छा, तो इन गाड़ियों की कीमत कैसे आकी जाती है कि कौन सी गाड़ी कितने रुपए में इसकी नीलामी स्टार्ट की जाएगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस विभाग नीलामी अकेला नहीं करता, पुलिस विभाग तो प्रारंभ करता है। अभी आरटीओ विभाग है, आरटीओ विभाग के बाद हम आपको एक दूसरा जनसंपर्क विभाग, जनसंचालय विभाग जाए। जब लास्ट में हम इन वाहनों को पूरी खोजने की प्रोसेस कर लेते हैं, जैसे बीडीपी पोर्टल है, CCTNS है, PSPO मशीन है, आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, ई-कोर्ट है, और सारथी का ऐप है, iRed है, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनसे हम वाहनों को खोजते हैं। अगर वो वाहन मालिक, वाहन स्वामी का हमें पता पड़ जाता है तो हम वाहन उसको दे देते हैं। अगर इन सारी प्रोसेस करने के उपरांत कंट्रोल रूम से पूरे ज़िले में सूचना प्रसारण कराते हैं, संपूर्ण ज़िले के जितने भी थाने हैं उनको सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ ये वाहन है। अगर यह वाहन आपके यहाँ किसी अपराध में संलग्न हो रहा हो, आपके यहाँ उस वाहन की आवश्यकता हो, तो आप यहाँ से वाहन ले जाएं, तो उनको सूचना पहुँचती है। इसके बाद एक जो अगला विभाग, आपने जैसा कहा कि इन वाहनों का वैल्यूएशन कैसे होता है या कीमत कौन निर्धारण करता है, तो हम एक विभाग है PWD, लोक निर्माण विभाग की इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल विंग होती है, विद्युत यांत्रिकी शाखा। विद्युत यांत्रिकी शाखा में हम विधिवत इन वाहनों की सूचना उनको देते हैं, उनको लिस्ट देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सर इन वाहनों का भौतिक सत्यापन करके मूल्यांकन करें आप। तो वहाँ से टीम आती है, SDO साहब हैं, वहाँ के सब इंजीनियर साहब हैं, वहाँ के इंजीनियर लोग आते हैं, वाहनों को देखेंगे और वाहनों का मूल्यांकन करने के उपरांत वो है मूल्यांकन प्रमाण पत्र हम उनसे प्राप्त करते हैं। और मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद वो वहाँ कीमत का डिसाइड होता है। वो लिख के देते हैं कि ये गाड़ी 4000 रुपये की है, 4200 रुपये की है, 4300 रुपये की, जो उनका मूल्य उनने अंकित कर दिया वही अंतिम होता है और उसी के आधार पर फिर प्रक्रिया आरंभ की जाती है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि कोई एक वाहन एक ही टाइम पे 2 थानों में एक से अधिक केसों में भी पाया जा सकता है। जैसे यही पीछे वाली गाड़ी अगर हम देख लें तो ये अगर 2 से अधिक थानों में इसका प्रकरण दर्ज हुआ तो क्या इसकी नीलामी होगी? नहीं, फिर अगर 2 थानों में अगर उसका दर्ज हो तो इसमें वो किस धारा के अंतर्गत वो वाहन जब्त है और उस धारा में उसका क्या निराकरण होगा, ये माननीय न्यायालय के द्वारा। जैसे मान के चलिए हमारे थाने में कोई वाहन है या किसी थाने में वाहन रखा हुआ, तो एक न्यायालय का निराकरण होने के बाद दूसरे केस में भी उसका निराकरण होगा, तब वो वाहन वहाँ से रिलीज़ होता है। अच्छा, उसके बाद ही होगा। हाँ। अच्छा, जैसे कोई भी गाड़ी है तो क्या कोई सिंगल व्यक्ति थाने में आके उसको परचेस कर सकता है या उसको नीलामी में ही भाग लेना होगा? सिंगल परचेजिंग का कोई काम नहीं रहता। जब सारी की सारी जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो नीलामी की प्रक्रिया जो रहती है वो वहीं पे वो व्यक्ति आ सकता है और वहाँ हम कभी कभार ये देखते हैं लाट बनाते हैं उनका,
जैसे हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में वाहन रहते हैं तो एक साथ वाहन अगर बिक जाते हैं तो एक साथ बेचते हैं, तो छोटे छोटे 5-5, 10-10 के ग्रुप बनाते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं बिकते वाहन तो हम फिर पर्टिकुलर एक वाहन बेचते हैं, जिससे उन वाहनों का निराकरण होता है। अच्छा, जिन वाहनों की नीलामी होती है तो इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है लोगों की? रजिस्ट्रेशन की एक निर्धारित प्रोसेस है। जैसे हमने आपको बताया कि कई अगर कोई लावारिस वाहन हमें मिला तो पहले उसका हम अधिग्रहण करते हैं, उसके बाद अगली प्रोसेस में हम सक्षम प्राधिकारी के पास ले जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी उनको उद्घोषणा करके उन वाहनों को राजसात करते हैं, शासन में समाहित होते हैं ये वाहन। शासन में समाहित होने के बाद उन पे अख्तियार फिर शासन का हो जाता है, और शासन का होने के बाद इनकी नीलामी की प्रक्रिया की जाती है। नीलामी की प्रक्रिया होने के बाद जो व्यक्ति इन वाहनों को लेता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको एक विक्रय पत्र मालिकाना हक का दिया जाता है कि आज के बाद आपने इस नीलामी दिनांक को इतने स्थान इस थाने के ऐसे वाहन आपने प्राप्त किए हैं। पैसा आपने देने के बाद उसके लिए एक विक्रय पत्र, उस प्राधिकार पत्र दिया जाता है। प्राधिकार पत्र लेने के बाद वो चाहें तो उन वाहनों को विक्रय कर सकते हैं, वो चाहें तो उन वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वो जिला परिवहन अधिकारी के पास जाएंगे, फिर बताएंगे कि सर हमने ये वाहन था, ऐसा ऐसा वाहन था, ये वाहन हमने लिया है, इस वाहन का हमें पुनः रजिस्ट्रेशन कराना। तो उसका जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा पुनः रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी पुनः जो उसकी लायबिलिटी बाकी की जो उम्र है, उम्र उतना के हिसाब से वो टैक्स लेंगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भरवाई जाती है और वहाँ फिर उस वाहन का नवीन रूप से रजिस्ट्रेशन होता है। अगर चाहें तो वो नंबर भी उसको अलाट, जो उस नंबर पर डला हुआ है तो वो नंबर भी अलाट हो जाता है, वो चाहे तो दूसरा नंबर भी अलाट कर सकते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि पूरे एमपी में आप इस पूरे मामले के एक्सपर्ट हैं। अगर कहीं भी नीलामी हो रही है तो आप वहाँ ज़रूर मौजूद होते हैं, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और कैसे इस पूरे मामले के एक्सपर्ट बने? नहीं, एक्सपर्ट बनने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर काम है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे कोई कार्य से, मेरे विभाग का या मेरे द्वारा, मेरे डिपार्टमेंट का अगर कोई काम होता है तो मेरे लिए गौरव और सम्मान की बात है। काम की बात जैसे है तो यह काम पहले मेरी जहाँ पूर्व में पदस्थापना रही, एक बार मैंने वो काम किया था, वहाँ मैंने वो सीखा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो उसके बाद जब खासकर 17-18 में हमारे यहाँ बालाघाट से ट्रांसफ़र होकर डीआईजी साहब इरशाद वली सर आए थे, और वो जब भी कभी थानों में जाते थे तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रहता था। उनका वाहन है, कैसे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कितनी संख्या में हैं, थाना है तो भवन कैसा है, कर्मचारी हैं तो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। तो उनने एक मुहिम चलाई थी पूरे भोपाल में उस समय जी। तो उस समय मैंने वहाँ काम करके दिया था। तो उस समय डीआईजी सर ने मुझे अधिकृत किया था संपूर्ण भोपाल के 50-55 थानों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो एक कार्य तो समर्पण मांगता है, उस कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कार्य को पूर्ण करने की। और मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई कार्य को अगर प्रारंभ कर दिया जाए तो उसको अंजाम तक और अंत तक पहुंचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दीन सबन को लिखत है और दीन ही लिखे ना कोई, और जो रहीम दीन ही लिखे सो दुख काहे को होए। तो कार्य को अंतिम रूप में अगर पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस करने के बाद अगर हमारी ये प्रोसेस कहीं बीच में छूट जाती है जी, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस बेकार हो जाती है नीलामी, क्योंकि जब तक वाहन का अंतिम रूप से निराकरण नहीं होगा नीलामी नहीं होगी, नीलामी मानी ही नहीं जाएगी। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि अगर कार्य मैंने लिया है, प्रारंभ किया है, तो उसको अंजाम तक पहुँचाऊँ, और अंजाम नीलामी होने के उपरांत वो सारा का सारा पैसा शासन में ये वाहन राजसात होते हैं, और शासन के पास जाता है और शासन के राजकोष में सारा का सारा पैसा जमा होता है। अच्छा, आपने जैसे इतनी सारी नीलामियाँ करवाई हैं अलग अलग जगह पे, तो कभी ऐसा हुआ है पूरे कार्यकाल के दौरान कि किसी व्यक्ति ने आके चुपके से कहा हो कि साहब मुझे ये गाड़ी दिलवा दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, कई बार लोग आते हैं कि जिनकी जिज्ञासा रहती है कि साहब मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको इस दिनांक को आना है, यहाँ आना है, और नीलामी प्रक्रिया में उनको हम शामिल कराते हैं। और बहुत से लोगों को वहाँ से गाड़ियाँ उपलब्ध होती हैं, या जो व्यक्ति एक साथ ख़रीद लेता है तो उनसे कहते हैं कि आप चाहें तो इनसे परचेज़ कर लीजिए, तो ऐसा वाहन व्यक्ति को प्राप्त होता है, मिलता है। अच्छा, तो अभी तक आप कुल कितनी प्रक्रियाएँ ऐसी करवा चुके हैं, कितनी नीलामियाँ आप करवा चुके हैं लगभग? मुझे वर्ष 2022 में आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्य करने का सौभाग्य मिला था, और
अभी तक करीब मैं 20 से 25 ज़िलों में मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं जाके मैंने वहाँ कार्रवाई वहाँ के कर्मचारियों को सिखाई है जी। उनको बताते हैं कि कैसे काम किया है। तो अभी तक मैंने करीब कुछ नहीं तो 500 करोड़ रुपया शासन के लिए राजकोष में जमा करवाए हैं। ये पैसा जो जमा होता है वहाँ, और करीबन 7 से 8 हज़ार वाहनों का निराकरण मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य मिला है। इसमें सब प्रकार के वाहन रहते हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर, या आपके बहुत बड़े बड़े वाहन जो ट्रक रहते हैं, कंटेनर रहते हैं। खास करके सिवनी साइड में अभी पिछले बार का जो कार्य हुआ था, एक अभियान चलाया था पुलिस महानिदेशक महोदय ने, और उस अभियान में कई ज़िलों में बहुत अच्छा काम हुआ था और काफ़ी राजस्व इकट्ठा हुआ था, और ज़िलों में करीब 2-2, 3-3 हज़ार वाहनों का निकाल हुआ था। तो आज की स्थिति में वहाँ देखें तो थानों में जो जगह भरी पड़ी थी, थानों में जो अनियंत्रित रूप से यहाँ वहाँ वाहन रखे हुए थे, वो वाहन के दौरान वहाँ से जगह निकली, और जगह निकले के बाद आज साफ़ स्वच्छ है, वातावरण अच्छा है, वहाँ पौधे लगवाए गए हैं और बहुत अच्छा वातावरण वहाँ का हुआ है। तो ये सब चीज़ों से मन की एक खुशी मिलती है कि हमारे द्वारा एक कोई कार्य किया जा रहा है, और उस कार्य को हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग जो भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका सहयोग प्राप्त होता है, और उन्हीं के आधार पे हम ये सब काम कर पाते हैं। अच्छा, ये जितनी भी गाड़ियां जब्त होती हैं अलग अलग कार्रवाई के दौरान, तो ये लगभग कितने दिनों तक ये कोई प्रावधान है, या ऐसे ही मतलब थाने में कितने दिनों तक अधिक से अधिक गाड़ियां यहाँ पर रखी रहती हैं, उसके बाद इसकी प्रक्रिया चालू की जाती हो? इस संबंध में CRPC में विभिन्न रूप से प्रावधान है। हमने जैसे आपको बताया था कि 451 से लेकर 459 तक प्रावधान है, 25 पुलिस एक्ट में प्रावधान है, गोवंश अधिनियम में प्रावधान है, 34 आबकारी एक्ट में वाहन जब्त होते हैं, उनका लावारिस वाहन जो जब्त होते हैं उनमें प्रावधान है। तो सारे विधि सम्मत प्रावधान हैं, पर प्रावधानों में आपको कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य के पीछे आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि विभाग या एक व्यक्ति के कार्य से नहीं होता, ये सब विभागों का समायोजन होता है, और इन सारी प्रोसेस में 2-2, 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं, कहीं कहीं साल लग जाते हैं। सारे अधिकारियों को ये बातें बताना पड़ती हैं, उनसे काम करवाना पड़े, विधि के प्रोविज़न बताने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें ले जाते हैं, तो उसके बाद ही वाहनों का निकाल हो पाता है। अब प्रावधान तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ सुंदरलाल अंबाजी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित किया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई वाहन थाने पे खड़ा हुआ है तो उसका निराकरण होना चाहिए और प्रोसेस आगे होनी चाहिए। तो ये तो सब काम सारे के सारे करने से होते हैं, जो व्यक्ति चाहेगा कि ये करना है, जहाँ की अथॉरिटियाँ चाहेंगी, जहाँ के प्रमुख व्यक्ति चाहेंगे ये कार्य होना है, तो तभी हो पाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रखे रहते हैं। और निराकरण तो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही होता है और उसी के द्वारा संपन्न। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वाहनों की कितने प्रतिशत कीमत घट जाती होगी? जो भी नीलामी होती है, जैसे कोई गाड़ी अगर माने के 10 लाख की है, तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने दिनों के बाद उसकी नीलामी हो के उसकी कीमत कितने % घट के आ जाती है नीचे? बहुत घट जाती है उस वाहन की, क्योंकि कोई भी वाहन है अगर 6 महीने तक उसका इंजन बंद है, उसके ट्यूब टायर, बरसात में जैसे ऋतु बरसात आती है, धूप आती है, ठंड आती है, तीनों ऋतुएं चलती हैं जब, तो आप ये मान के चलिए अगर कोई भी वाहन 1 साल खड़ा रहता है तो वो फिर चलने लायक उसको मतलब जो हमारी जो प्राधिकरण है वो नहीं मानते उस वाहन को चलने लायक। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें डिसीजन दिया है कि अगर कोई वाहन अधिक समय तक खड़ा रहता है तो वो उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्योंकि कोई वाहन अगर आप आज भी नया वाहन आज खरीदते हैं और वो वाहन आप 10 दिन बाद बेचेंगे तो आपको वाहन की कीमत वो नहीं मिलती। जी बिल्कुल 10, 15, 20% घट जाती है। और वो वाहन अगर हमारे पास कई सालों तक खड़ा रहता है तो निश्चित रूप से उसका जो लास्ट में, क्योंकि वो वाहन जब रोड पे चलना नहीं है तो उसकी व्यक्ति कीमत उतनी क्यों देगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। अच्छा, जैसे कोई वाहन है कि काफ़ी समय से खड़ा हुआ है, अब वो रोड पर चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो उन वाहनों का आप क्या करते हैं? क्योंकि वो तो अगर रोड पे चलने लायक नहीं है तो कोई ख़रीदेगा भी नहीं, तो फिर उन वाहनों का क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीलामी में कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं। जो एक व्यक्ति आता है उसको स्वयं उस वाहन को चलाना होता है, अपने लाभ के अपने लिए रखता है। कुछ व्यक्ति जो वाहनों का कार्य करते हैं, जैसे कबाड़ में वाहन रहते हैं, जो इन वाहनों का क्रय विक्रय या इनको रिसाइकलिंग करते हैं, तोड़ते हैं। अब जैसे एक नई पॉलिसी शासन की अभी आई है
15 साल एक अमूमन रूप से किसी वाहन की उम्र मानी जाती है कि एक व्यक्ति चलेगा, वाहन चलेगा तो 15 या 20 साल चलेगा, उसके बाद तो जिला परिवहन अधिकारी उस वाहन को चलने लायक ही नहीं मानता जी। वो खुद रिन्यू नहीं करता उन वाहनों के लिए। तो फिर लास्ट में अगर ऐसा होता है तो वो वाहन पर जो रेट PWD द्वारा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शाखा द्वारा निर्धारित किया जाता है और वो रेट पे और विक्रय किया जाता है उस वाहन का, और तभी उस वाहन का निराकरण हो पाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आशीष श्रीवास जी, जिन्होंने हमें बताया कि इन सारे वाहनों की कैसे नीलामी होती है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वाहन रखे हैं, और इनमें से अगर आप भी कोई वाहन ख़रीदना चाहें तो इनको आप कैसे ख़रीद सकते हैं और कैसे इन वाहनों की नीलामी में आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ थानों में ऐसे कई सारे अलग अलग गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कारें आपको मिल जाएंगी। कई अच्छी कंडीशन में भी हैं, कई बुरी कंडीशन में भी हैं, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें ख़रीद सकते हैं। और बेहद कम कीमतों में, जैसे हमें आशीष जी ने बताया कि लगभग 50 से 60% उनकी कीमत नीचे गिर जाती है और बेहद कम दामों में आप इन्हें ख़रीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बेफिक्र दुनिया।